आदाब। सदर मोहतरम ये फरमाते हैं कि अगर इस हुकूमत ने 5 साल पूरे किए तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। बेशक तकदीर तो बदल रही है। जो 60 रुपये का डॉलर था अल्हम्दुलिल्लाह 90 से ऊपर है। जो केरोसिन 30 का था 95 के पास है। पेट्रोल भी ऐसा ही है कि सूंघ के गाड़ी चल जाए। ख़रीदने की हिम्मत तो हमारे अंदर है नहीं। ना अनाज है, ना रोटी है, ना पानी है, ना बिजली है, ना चीनी है। चीनी के मामले पे 27 रमज़ान को धक्कम पेल में लोग कुचल दिए जाते हैं, लोग अपनी जानें दे देते हैं। असम्बलियाँ ये कानून पास कर रही हैं क्योंकि उनसे कॉन्सर्ट में सिक्योरिटी असम्बली कौम को मुनज़्ज़म ना कर सके तो कॉन्सर्ट बंद कर दो। सही बात है कि हंसने बोलने का कोई मौका रह ना जाए इस कौम के पास। अगर इस कौम में हंसने बोलने की, खुश होने की, कुछ कहने की सकत रह गई तो शायद वो तकदीर ना बदल सके। कुछ अरसे पहले सदर साहब ने भी फरमाया था कि 80% मैंडेट पूरा हो चुका है, यकीनन पूरा हो चुका है। जो बात है कि 1 साल और चाहिए, 5 में से 4 साल, वही 20% पर साल का हिसाब लगाएं, 80% हो गया। उन्होंने फरमाया कि अगर तकदीर बदल देते तो सोचिए क्या होता। डॉलर 225 रुपये का होता, चीनी होती ही ना, रोटी की ज़रूरत क्या है, कोई बचता तो रोटी होती। सैलाब, खुश्क साली, भूख, कहत, मुफलिसी, क्या ये मैंडेट था या ये तकदीर थी बदलनी जिसके लिए ये हुकूमत निकली थी? पता नहीं। लोग ख़ुदकुशियाँ तो कर रहे हैं। रेल है नहीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इफ्तिताह कर दिया है बिज़नेस रेल का, जिसका शायद टिकट 5,000 प्लस टैक्सेस एक तरफ है तो 10-12 हज़ार रुपये का टिकट हुआ। कहते हैं बड़ी लग्जरियस ट्रेन होगी, लेकिन 12-14 घंटे में अगर वक्त पे चली तो, वरना तो बिलोर साहब कह देंगे इंजन नहीं है कि मैं खुद धक्का मारूं। लेकिन अगर 12-14 घंटे में कराची से लाहौर पहुंचती है तो ना जाने कौन सा कारोबारी शख्स है जिसके पास 26 घंटे होते हैं ट्रेन में बैठ के जगह से। कारोबार जिसे बिज़नेस क्लास जहाज़ में भी कहा जाता है, वो होता है कि सुबह गए, मीटिंग की, शाम को वापस आए। कारोबारी क्लास ये नहीं होती कि 14 घंटे में लटकते पटकते, डाकुओं के डर से, ट्रेन के रुक जाने के डर से, खौफ व हरास के साथ मिट्टी खाते हुए वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे काम करके निकले। ये नहीं होता। लेकिन बहरहाल शायद रेलवे में जो तबाही इस मुल्क की तकदीर बदलते हुए इस हुकूमत ने की थी, उस पर मुँह धोने के लिए या अपनी आंखें बचाने के लिए या शक्ल बचाने के लिए, इलेक्शन भी तो आ रहे हैं, कुछ तो करना है ना, तमाशा करने के लिए बिज़नेस ट्रेन खोली गई। लेकिन वो तमाम बातें हैं जिनका ताल्लुक़ इस मुल्क की तकदीर बदलने से और 80% मैंडेट से है। अगले 20% में आप देखेंगे बड़े बड़े इफ्तिताह होंगे, बड़े बड़े बिजली घरों के इफ्तिताह होंगे, बड़े बड़े पुलों के इफ्तिताह होंगे, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, जहाज़ों के कॉन्ट्रैक्ट लिए जाएंगे, PIA को बचाने की कोशिश की जाएगी, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, स्टील मिल के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, न जाने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो कि बाद में नैब जैसा एक इदारा टक्करें मार मार के सबूत ढूंढता रह जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं, कहाँ कहाँ पैसा खा गए। स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ड्री का काम शुरू हो चुका है। ये पैसा जो स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बड़े मालदार लोग लगाएंगे वो 2014 तक लॉन्डर होकर पाकिस्तान से निकल जाएगा। यकीनन तकदीर बदल जाएगी। शायद गलती होगी, उन्होंने कहा कि इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, शायद वो कहना चाह रहे थे कि मुल्क के चंद लोगों की तकदीर बदल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक तो बदल चुकी है। बच्चे बाहर जा चुके हैं, कारोबार बाहर निकल चुका है, माल दौलत बाहर है, चाहे वो हुकूमत वाली पार्टी हो या उनके साथ फ्रेंडली वाली पार्टी हो। बच्चे ही बाहर हैं, मालो दौलत भी बाहर है। दिखाने को एक आध बच्चा कभी कभार सियासत में आ जाता है, बैरूनी दौरे से आए, 2-4 दिन बयान दिए, जलसा किया, या कभी साहबजादी को खड़ा करके एक आधा बयान दिलवा दिया कहने के लिए कि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं। बच्चे सब बाहर हैं, मालो दौलत आपका बाहर है, पढ़ते बाहर हैं, खाते बाहर हैं, आप भी इलाज बाहर कराते हैं। आप तो खाली कभी कभार अपनी प्रजा को देखने के लिए राज करने आते हैं। ये थी खबर उनकी। लेकिन जब हम बात बाहर की कर रहे हैं, बैरून मुल्क की कर रहे हैं, बैरून मुल्क से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, खुशाइंद हैं। मौलाना फजल रहमान ने फरमाया कि मुल्क को अमेरिका को बेच दिया गया है। फजल रहमान साहब शायद भूल गए, कुछ अर्सा क्या, इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद उन्होंने फरमाया था, अमेरिका से ही गुजारिश की थी कि मुझे वज़ीर आज़म लगा दिया जाए, मैं तमाम काम कर दूँगा। ये मेमो गेट, तो हमने एक मेमो गेट सुना है, जैसे हमने पहले भी अर्ज़ की, हर लीडर ने इस मुल्क के एक मेमो लिखा है, चाहे ज़ुबान लिखा, चाहे कागज़ पे लिखा, लेकिन ऑफरें की हैं कि मुझे दे दो हुकूमत, फिर देखो मैं आपके लिए क्या क्या कारनामे करके दिखाता हूँ। तो फजल रहमान वही हैं जिन्होंने दरख्वास्त की थी कि मुझे वज़ारत उज़्मा दे दी जाए। उसके साथ साथ हमने देखा कि अमेरिका बहादुर से जो हमारे ताल्लुकात हैं, ख़ासतौर पर नेटो के सप्लाई रूट्स के, वो अब तक रुके हुए हैं, लेकिन बाज़गश्त हो रही है, ख़बरें आ रही हैं, अफवाहें आ रही हैं कि जल्द हुकूमत पाकिस्तान जो है नेटो के रूट्स खोलने वाली है। इन ख़बरों के पेश नज़र कि अमेरिका ये कहता है कि हमने टैक्स
ड्रोन के पाकिस्तान पे इसलिए किए क्योंकि हमारी फ़ौज नाअहल थी। हमारे फाटा के अंदर हमारे वज़ीर आज़म और सदर साहब वक्तन फ़वक्तन फ़ौज को छेड़ते ही रहते हैं, फ़ौज उनको छेड़ती रहती है, मेमोगेट जैसी चीज़ें होती रहती हैं। उसके साथ साथ बयानात वज़ीर आज़म देते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़, फिर कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो वो था, मैं ये थोड़ी कह रहा था भैया, जो आपने कहा था वो हमने सुना था और मतलब जो सुना था वही होता है। लेकिन फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात शायद कुछ इस्तवार हो गए हैं, इसीलिए मेमोगेट ठंडा हो गया है। NRO पे भी ख़ास पेशरफ फ़िलहाल नहीं दिख रही। वज़ीर आज़म साहब घेरे में ज़रूर आ गए हैं। ये भी क्या अमेरिका की ही चाल है, पता नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात, फजलुर रहमान साहब भी नाराज़ हैं, दिफा पाकिस्तान का गिरोह भी नाराज़ है, जमात इस्लामी भी नाराज़ है, राइट विंग भी नाराज़ है, लेकिन फिर भी अमेरिका से ताल्लुकात अपनी जगह मौजूद हैं। अमेरिका चाहे तो हमारी बेस पे हमला करके 25-28 फ़ौजियों को शहीद कर देता है, लेकिन फिर भी कहता है कोई बात नहीं, मेरे नेटो के रूट्स खोल दो और मैं इस रीजन में काम करता रहूँगा। देखना यह है कि वो हुकूमतें, वो लीडरान जो मेमो किस्म की वारदातें करता रहता है, वो हमारे लीडरान जिनके बच्चे बाहर पड़ते हैं, जो डॉलरों पे चलते हैं, क्या वो अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टैंड कभी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। चीन को भी हम चक्कर देते रहते हैं कि हम चीन के साथ हैं जब जब अमेरिका को डराना होता है, लेकिन फिर हमारी रोटी आके अटकती अमेरिका के ही पास है। बहुत से हमारे NGOs, बहुत से हमारे एनालिस्ट भी कहने लगे भाई अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं, अमेरिका तो हमारा दोस्त है। अमेरिका हमारा दोस्त, हमने कब कहा कि हमारा दुश्मन है? हम तो कह रहे हैं कि हम, हमारे लीडर, हम खुद अपने दुश्मन हैं। अमेरिका तो अपना मुफाद देख रहा है, हम अपना मुफाद देखने के नहीं। अमेरिका अपना मुफाद देखते हुए कहता है कि ईरान से गैस पाइपलाइन लेना हमारे हक़ में नहीं है। वो कहता है कि हमारे लिए इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस। और जब ईरान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है अमेरिका की सेनेट में, वहाँ के सियासतदान ईरान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस को फुल प्रेशराइज़ कर रहे हैं। और ये भी अमेंडमेंट 2 रोज़ पहले आ गई है उस बिल के अंदर कि हर वो मुल्क, हर वो कंपनी जो ईरान के साथ काम करेगा उस पर भी सैंक्शंस लग जाएंगी। तो साफ जाहिर है हम ईरान से पाइपलाइन गैस की नहीं ले सकेंगे, सस्ती गैस हमें नहीं मिल सकेगी। सियासत हो जाएगी, अमेरिका की सियासत हो जाएगी, हमारे NRO ज़्यादा लीडरों की सियासत हो जाएगी, हमारे वो आमिर हैं जो यहाँ पे मुल्क को बेच गए उनकी सियासत हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी कौम, उसकी सियासत नहीं होगी। सियासत पाकिस्तानी के हक़ में नहीं होगी, इन ममालिक के, उन लीडरान के हक़ में होगी जिनके बच्चे उन्हीं ममालिक में रहते हैं। पाकिस्तानी अवाम यूँ ही सिसकती रहेगी, हमारी सनत गैस के लिए बिलकती रहेगी, बिजली नापैद रहेगी। अगर अमेरिका और बाकी ममालिक हमारे इतने ही मेहरबान हैं तो हमारे NGOs को, हमारी हुकूमतों को एड देने के बजाय भाई एक बिजली घर लगा दें, मुफ्त में हमें बिजली घर दे दें, मुफ्त में हमें 5-10 A380 जहाज़ दे दीजिए, मुफ्त में हमें बड़े जंबो जेट दे दीजिए, मुफ्त में हमारी एयरलाइन सुधार दीजिए, मुफ्त में हमें बुलेट ट्रेन लगा दीजिए, मुफ्त में हमें 5000 बसें दे दीजिए, मुफ्त में हमें अस्पताल दे दीजिए, मुफ्त में सड़कें बना दीजिए। ये नहीं करते, माल देते हैं उन लोगों को जो उनका काम करते हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे गैर हुकूमत हो, चाहे नीम हुकूमत हो। क्यों नहीं करते कि 2-4 न्यूक्लियर प्लांट लगा दें हमारे पास? उनके घर भी तो न्यूक्लियर बिजली घर होते हैं, हमारे पास लगा दें, कहें हम खुद चलाएंगे, हम आपको कंट्रोल नहीं देंगे, लेकिन हम आपको बिजली मुफ्त में दे देंगे। ये एहसान अमेरिका हम पे कर दे या बरतानिया हम पे कर दे। ये क्यों करते हैं कि दानिश स्कूल के अंदर पैसा लगाते हैं जो कि बाद में ना जाने, वो भी नैब के हालात में। क्यों नहीं हमारे यहाँ 10,000 50,000 स्कूल खोल देते? क्यों पूरे पाकिस्तान में तालीम को आम नहीं कर देते? क्योंकि मकसद पाकिस्तान या पाकिस्तानी के हालात बेहतर करना नहीं, मकसद सिर्फ सियासत करना है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि वो जमातें जिन्होंने इस हुकूमत को सहारा दे रखा था, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब जहाज़ डूबने का वक्त आया है तो सब मुसाफिर छोड़ रहे हैं। पहले फजलुर रहमान साहब ने अलहदगी की तरफ जाना शुरू किया, ANP भी नाराज़ होनी शुरू हुई, और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि ख़ास हिमायती रहे इस हुकूमत के, वो भी अब कहते हैं कि कराची के अवाम अपनी हिफाजत खुद कर लें क्योंकि हुकूमत हिफाजत फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने पहले भी ऐसी बातें की हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं वो ये कहते हैं कि भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब को फिर कुछ चाहिए होगा जो ऐसे बयान दे रहे हैं। हमारे शोज़ पे बैठ कर उन्होंने ये बातें की, लेकिन उनके इत्तेहादी, अब गवर्नमेंट के इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता उनसे नाला हो रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब, नवाज शरीफ साहब, तमाम जमातें इस गवर्नमेंट की करप्शन पे तनकीद करते रहे, लेकिन इस गवर्नमेंट का किसी न किसी हिस्सा रहे हैं। MQM ने भी इस गवर्नमेंट का साथ दिया है, लेकिन अब खुले लफ्ज़ों उनके लीडरान, उनके कायदीन जो हैं कह रहे हैं कि इस वक्त हम कुछ नहीं कर सके, इलेक्शन में हम कैसे जाके वोट मांगेंगे। ये बात साफ जाहिर हो रही है कि वो इत्तेहादी जो मजबूरन शायद इस हुकूमत का साथ दे रहे थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि इलेक्शन के करीब आते आते वो अब इस हाल में नहीं रह सकते, इस हाल में जाके वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जबकि
पेट्रोल की, गैस की कीमतें इतनी हो गई हैं, रिसोर्सेज नहीं है, सनत बंद हो रही है। लगता है कि इस हुकूमत ने अवाम के साथ एक साजिश की है, तो वो इत्तेहादी जिन्होंने इस हुकूमत को यहाँ तक आने की मदद की, सहारा दिया, अब वो शायद समझ रहे हैं कि अब अलग होने का वक्त आ गया है। देखना ये है कि होता क्या। लफ्ज़ बार बार उठ रहा है, बातें बार बार उठ रही हैं सेनेट के इलेक्शन की, जो शायद अनकरीब होना है, लेकिन ये भी तो तय है कि वो जाली वोटों का जो मामला अटका हुआ है, जिसके ऊपर ये काउंट हो रही है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट तारीखें दे रहा है कि जल्द अज जल्द उन जाली वोटों का मामला ख़त्म किया जाए। लेकिन उससे एक और पेचीदगी निकलती है, और पेचीदगी वो है कि अगर जाली वोटों पे इलेक्शन होके ये हाउस आया, तो इस हाउस के बस में है कि सेनेट का इलेक्शन करे, क्योंकि वो हाउस जो कि ख़ुद एक मुश्किल में है कि उसकी एफिकेसी या उसकी वैलिडिटी क्या है जाली वोटों की वजह से, क्या वो सेनेट को इलेक्ट कर सकता है। तो ऐन मुमकिन है कि सेनेट का इलेक्शन ही ना हो, वो जो सेनेट इस वक्त बैठी है वो बैठी रह जाए और उसकी मौजूदगी में वोट्स वैलिडेट किए जाएं, फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट आए, फिर एक इलेक्शन हो, वो हाउस फिर एक नई सेनेट को इलेक्ट करे। लेकिन ये होता है कि नहीं होता, कि क्या होता है, ये आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में हमको समझ में आएगा। देखते रहिए। कोई बात कहना चाहें, कुछ सुनना चाहें, ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कोई ऐसा मौजूद डिस्कस करना चाहें, उसके लिए भी आप हमें लिख सकते हैं। 247online.tv देखते रहिएगा। हमारे साथ ही वक्त गुजारने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा। आदाब।